बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार चुनाव में एनडीए में जलवा दिखेगा। जी हाँ, बिहार चुनाव में एनडीए के अंदर जलवा दिख सकता है, क्योंकि सीएम की रेस में तेजस्वी तो आगे हैं लेकिन सरकार कोई और बनाने जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं। ऐसे में एक सर्वे सामने आई है। ये सर्वे रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने सर्वे किया है और इसमें चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए हैं। दरअसल सर्वे के मुताबिक एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसमें 25% लोगों ने कहा कि वे बीजेपी को वोट देंगे, 16% लोगों ने कहा कि वे जेडीयू को वोट देंगे, 5% लोगों ने कहा कि वे एलजेपी उम्मीदवार को वोट देंगे। इस तरह कुल 46% लोग चाहते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो 28% लोग आरजेडी को और 7% लोग कांग्रेस को वोट देंगे, यानी कि 35% लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। वहीं पर 7% लोगों ने कहा कि वे दूसरे उम्मीदवार को जिताएंगे। या सर्वे में लोग एनडीए की सरकार चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आरजेडी के तेजस्वी यादव पहली पसंद है। या 35% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि 25% लोग नीतीश कुमार, 16% लोग चिराग पासवान, 8% लोग सम्राट चौधरी और 7% लोग प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक पुरुष मतदाताओं से ज्यादा महिला मतदाता एनडीए के पक्ष में है। 42% पुरुष मतदाताओं और फिर 28% महिला मतदाताओं ने कहा कि इंडिया गठबंधन उनकी पहली पसंद है। दोस्तों पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं। इसको लेकर के बिहार में सियासत गर्मा गई है। जब पहले दिन पीएम मोदी पटना में रोड शो किया। पीएम मोदी के रोड शो पर सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लेकर के पीएम मोदी के रोड शो पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के सामने सरेंडर करने वाले इतनी निर्जलता से अपने मुंह मियां मिट्ठू बन सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पप्पू यादव ने लिखा है कि पाकिस्तान को बांट करके बांग्लादेश बना देने, पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों के सरेंडर पर अगर इंदिरा गांधी जी रोड शो करती, लगता है कि उन्हें अपने पूरे जीवन काल तक रोड शो ही करना पड़ता। दोस्तों बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक तैयारियां तेज हो गई है। जब पुराने सहयोगियों और फिर विरोधियों को राजनीतिक गठबंधन से साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी हालात में आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। दरअसल एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ उनका तालमेल संभव नहीं है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और तेजस्वी की बिहार के नवादा जिले में मुलाकात हुई थी। इसके बाद राजनीतिक अटकलों का सिलसिला शुरू हो गया था। हालांकि इसे लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि मेरे और तेजस्वी के बीच पिता के समय से ही पारिवारिक संबंध है, जहां हम सामाजिक रूप से संवाद कर सकते हैं। हालांकि हमारे बीच कई वैचारिक मतभेद हैं, इसीलिए इससे तालमेल असंभव हो जाता है। अगर ऐसा संभव होता तो फिर हम 2020 के विधानसभा चुनाव में साथ आ जाते। मैंने तब बिना किसी गठबंधन का हिस्सा बने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। दोस्तों बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दो बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दूं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के दो कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में सकरा से जेडीयू के पूर्व विधायक सुरेश चंचल और फिर जेडीयू नेता हाजी परवेज सिद्दीकी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। दोनों नेताओं को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जबरन पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। वहीं पर हाजी परवेज सिद्दीकी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ लोगों को हाईजैक कर लिया है, जो वे ये काम नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के सिद्धांत एक जैसे हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आपको बता दूं कि हाजी मोहम्मद परवेज अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वहीं पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए से लोगों का मोहभंग हो रहा है। नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार की सत्ता में आए थे, लेकिन आज वे अन्याय कर रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बिल का समर्थन किया था। इसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। हाजी परवेज सिद्दीकी ने भी वक्फ बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। जब पार्टी के बड़े फैसले के अलावा जेडीयू नेता होने के बावजूद भी हाजी परवेज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब परवेज सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जहां इन्हीं परियोजनाओं में शामिल है औरंगाबाद के नबीनगर में बनने जा रही देश की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत परियोजना नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि NSTPS के स्टेज 2 की आधारशिला, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री रिमोट के माध्यम से करेंगे। यह नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन NPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। यह इसके स्टेज 1 से वर्तमान में 660 मेगावाट की 3 इकाइयों से कुल 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अब इसके स्टेज 2 के अंतर्गत 800 मेगावाट की 3 नई परियोजना इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने बिहार में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने में रुचि दिखाई है। AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने कहा है कि हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। हम इसे लेकर के बहुत सकारात्मक है। हमारी विचारधारा भाजपा को हराना और फिर बिहार को मजबूत बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि 2020 में भी पार्टी ने महागठबंधन के लिए अनुरोध किया था। हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। जब बिहार में NDA सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या हालात है ये जग जाहिर है। 2014 में बिहार ने NDA को 32, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद दिए, लेकिन भाजपा ने बिहार को कुछ नहीं दिया। जब सभी कंपनियां गुजरात में निवेश कर रही है, वहीं पर AIMIM नेता ने कहा कि सभी कंपनियां गुजरात में निवेश कर रही है, बिहार के मजदूर वहां जाकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक एक भी ऐसी सभा नहीं की है जिसमें वे बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकालने की बात कर रहे हों। उन्हें सिर्फ बिहार की लिट्टी, लीची, क्रिकेट खिलाड़ी, चायपत्ती याद आती है। वहीं पर AIMIM प्रवक्ता ने कहा कि राजद महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना ही होगा। AIMIM ने कभी मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं की है। हमारी मांग सिर्फ आर्थिक पैकेज और फिर सीमांचल के लिए विशेष दर्जे की है। अगर RJD इसके लिए तैयार हैं तो फिर हम हाथ मिलाने को तैयार हैं। कई सरकारों को समर्थन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस तेलंगाना में AIMIM का सम्मान कर रही है तो फिर तेजस्वी यादव को बिहार में भी बड़ा दिल दिखाना होगा। हम UPA में साथ रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे तो फिर 2 लोग लड़ेंगे और तीसरे को फायदा होगा। दोस्तों, कैंसर पीड़ितों को अब दिल्ली, मुंबई जैसी ही फैसिलिटी बिहार में भी उपलब्ध होगी। आपको बता दूं कि बिहार के कैंसर पीड़ितों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल कैंसर पीड़ितों को उचित इलाज और बेहतर फैसिलिटी के लिए मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें मुंबई, दिल्ली जैसी फैसिलिटी बिहार में ही मिल जाएगी। दरअसल मुंबई के प्रसिद्ध टाटा कैंसर अस्पताल की तरह ही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में परमाणु ऊर्जा विभाग इकाई का होमी भाभा कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर बनकर के लगभग तैयार हो गया है। यहाँ पिछले कई सालों से SKMCH परिसर में मरीजों का इलाज हो रहा था, लेकिन अब होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का अपना भवन जल्द ही तैयार हो जाएगा। यह खबर के माने तो मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का अपना भवन 21 जून तक बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दूं कि ये परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की इकाई है। ये पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं और फिर आधुनिक मशीनों से लैस है। ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा रेडियोथेरेपी सेंटर बनेगा। दोस्तों, जून महीने में बिहार में सामान्य से अधिक बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून की शुरुआत में अच्छी बारिश से कृषि को लाभ मिलेगा। जब बारिश के कारण बिहार में जलस्तर भी अनुकूल रहने की संभावना है। जब मौसम विभाग के अनुसार जून से सितंबर तक मानसून सीजन के दौरान बिहार में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। बिहार में सामान्य से अधिक बारिश कृषि कार्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम पूर्वी हवाओं और फिर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 31 मई तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में आंधी, बिजली गिरने और फिर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे के दौरान पटना और फिर आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और फिर कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं पर किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ आंधी, बिजली गिरने और फिर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। तेज आंधी और फिर बिजली गिरने से खरीफ फसलों, खास करके सब्जियां, फलों के पेड़ों को नुकसान हो सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिवान, किशनगंज, नालंदा, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, औरंगाबाद, भागलपुर, शेखपुरा, कटिहार, किशनगंज, वैशाली, बांका और फिर भागलपुर में बारिश दर्ज की गई है। सिवान के राघोपुर में सबसे अधिक 24.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोग के गठन की लंबित प्रक्रिया को दूर करते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। जब बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी को दी है, वहीं पर आयोग में 10 अन्य सदस्य भी रखे गए हैं। गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष बनाने के साथ ही खविंदर सिंह को उपाध्यक्ष, मौलाना उमर नूरानी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। गुलाम रसूल बलियावी को लेकर के कहा जा रहा था कि वे जेडीयू से नाराज चल रहे हैं, खास करके वक्फ बिल के मामले में उन्होंने पार्टी से अलग भावनाएं प्रकट की थी। हाल ही में एदाराए शरीफ के नायाब गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि वे इस बिल की खिलाफत पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले इस इदारा के नायाब हैं, इसके बाद ही जेडीयू के नेता हैं। जब गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि पार्टी में रहेंगे या नहीं इसका फैसला बाद में, लेकिन फैसला जल्द ही लेंगे। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन कहीं न कहीं उससे भी चूक हो गई है। अब सीएम नीतीश कुमार ने अपने इसी नेता को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि शिक्षकों के तबादले से संबंधित प्रक्रिया जून 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं जैसे कि दूरी, बीमारी या फिर पति पत्नी के आधार पर तबादले की मांग को गंभीरता से लिया जा रहा है। यह शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सभी को 100% संतुष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन विभाग उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यह सुनील कुमार ने बताया है कि पटना में उनके विभागीय कार्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी समस्या लेकर के पहुंचते हैं, जबकि पार्टी कार्यालय में 4-5 शिक्षक रोजाना आते हैं। शिक्षा विभाग इन मांगों को देखते हुए तबादला प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को लेकर के काम कर रहा है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो ग्रेजुएट हैं और सरकारी सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 41 रिक्तियाँ भरी जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 मई 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून 2025 है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार bpsc.bihar.gov.in या फिर bpsc.online.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो ये 21 साल कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों, पीएम मोदी बिहार आए हुए हैं। जब बीजेपी के खराब प्रदर्शन वाले इलाके में पीएम मोदी की रैली हो रही है। जब बीते लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने जिन 10 सीटों को गंवाए हैं, उनमें से 7 लोकसभा सीट इसी मगध शाहबाद क्षेत्र में पड़ता है। जब विक्रमगंज बिहार के मगध शाहबाद क्षेत्र में आता है, जहां पर एनडीए गठबंधन को 2020 के विधानसभा के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तगड़ा झटका लगा था। जब बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए कुल 10 सीटें हारी, जिनमें से 7 लोकसभा सीटें इसी क्षेत्र से आती है। शाहबाद और मगध क्षेत्र की बक्सर, आरा, सासाराम, औरंगाबाद, जहानाबाद, पाटलिपुत्र और फिर काराकाट में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और फिर रामकृपाल यादव सरीखे एनडीए और फिर बीजेपी के कई मजबूत उम्मीदवार चुनाव हार गए। यहाँ ये जानना जरूरी है कि शाहबाद में 4 लोकसभा सीट हैं, आरा, सासाराम, काराकाट, बक्सर और फिर मगध में 4 लोकसभा सीट है। जब पटना, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, यहाँ तक कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार शाहबाद और मगध के क्षेत्र के जहानाबाद, जब पाटलिपुत्र, बक्सर और फिर काराकाट लोकसभा में तो एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में आरजेडी, सीपीआई, एमएल और फिर कांग्रेस का गठबंधन सबसे मजबूत साबित हुआ था। इस बार एलजेपी रामविलास लालमो के साथ एनडीए के इस क्षेत्र से महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद कर रहा है। एनडीए नेताओं को लगता है कि इस इलाके में प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक कार्यक्रम गेम चेंजर साबित होगा। वहीं पर मगध और काराकाट का ये क्षेत्र सीपीआई, एमएल की मजबूत प्रभार क्षेत्र में रहा है। जब यहाँ की जातीय कंपोजिशन इस तरह का है कि यहाँ आरजेडी, कांग्रेस और माले का गठजोड़ ज्यादा फलदायी होता है। जब यहाँ दलित और फिर अति पिछड़ा वर्ग का अच्छी खासी जनसंख्या है और उसमें किसी भी अगड़ी जाति का कॉम्बिनेशन मिलते ही जीत की गारंटी बन जाती है। इसी वजह से पिछले 2 विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी और एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसकी वजह से पीएम मोदी यहाँ पर आज आए हुए हैं और रैली कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार आए हुए हैं। जब मोदी 40 दिन में 2 बार बिहार आए हैं, इन सब के बीच सूत्र के माने तो पार्टी ने चुनाव से पहले चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर सर्वे का काम पूरा कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी बड़े पैमाने पर अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है। इन विधायकों की टिकट काटना
तय है। जब पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव में जिन मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनके टिकट काटे जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी तय कर लिया है कि टिकट बंटवारे का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि जीतने की क्षमता होगी। जिसका नाम सर्वे में नहीं आएगा उसका टिकट कट जाएगा, चाहे वह कितना भी बढ़िया नेता क्यों ना हो। जहां बीजेपी ब्लॉक स्तर पर बैठकें कर रखे सीट पर अपनी ताकत और कमजोरी का आकलन कर रही है। इसके साथ ही विपक्षी दलों और फिर दल बदलने वाले नेताओं का भी आकलन किया जा रहा है। जब सीट दर सीट रणनीति बनाई जाएगी और फिर टिकट ना मिलने या फिर मनचाहा उम्मीदवार ना मिलने पर बगावत करने वाले नेताओं की भी पहचान की जा रही है। वहीं पर भाजपा का लक्ष्य किसी भी कीमत पर बिहार चुनाव जीतना है। जब बिहार चुनाव में जीत एनडीए के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी मजबूत विपक्षी गठबंधन है। दोस्तों, बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देख करके सरकार ने जनता से अपील की है, जहां सतर्क और चौकस रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और फिर अन्य श्रेणी के अस्पतालों को कोरोना जांच और इलाज की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की वर्तमान स्थिति और फिर उससे लड़ने की तैयारी की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिया है। जब प्रत्यय अमृत ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में कोविड के नए मामलों की जानकारी सामने आ रही है, इसलिए बिहार के अस्पतालों खास करके मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को कोविड जांच शुरू करनी चाहिए। जिस जिले में जो भी व्यक्ति अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए कोविड जांच कराना चाहता है उसे जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं पर लक्षण पाए जाने पर उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। जब उन्होंने कहा है कि इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो जाए। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी जिलों के सिविल सर्जनों को कोरोना को लेकर के लगातार सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अगर कहीं से कोई भी मामला सामने आता है तो इसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आए हैं। जी हां, पटना में पीएम का रोड शो होगा। इस रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर सफलता को लेकर के कार्यक्रम किया जाएगा। कहीं भी किसी पार्टी को झंडा नहीं लगाया जाएगा। जहां हर जगह तिरंगा लगाया जा रहा है। जब पीएम मोदी शाम 4 बजे पटना पहुंचे हैं, जब पीएम मोदी जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय लेकर के जनता के बीच आने वाले हैं, तो फिर वहीं पर उससे पहले महागठबंधन एकजुट होकर के पीएम मोदी के आगमन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सांसद मनोज झा ने सस्पेंस अंदाज में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मैं नहीं हम है। आरजेडी के कार्यालय में महागठबंधन नेताओं की सामूहिक संवाददाता सम्मेलन की गई, जिसमें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के अलावा महागठबंधन में शामिल वाम दल के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मनोज झा ने पीएम मोदी के आगमन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहलगाम हमला काफी पीड़ादायक घटना थी, जहां हम सभी देशवासियों को झकझोर देने वाला ये घटना था। लेकिन इस घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफलता मिली, उसमें ये तो तय हो गया है कि मैं से ये सफलता नहीं मिली है, बल्कि हमसे सफलता मिली है। हम सभी पार्टियों का अथक प्रयास रहा है और फिर हमारे सेना के द्वारा सफलता का अंजाम दिया गया। परंतु अब प्रधानमंत्री जी मैं दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर देश और फिर बिहार की जनता सब कुछ जानती है। उन्होंने कहा है कि चुनावी साल है तो प्रधानमंत्री का आना जाना होता रहेगा। जब प्रधानमंत्री से बिहार की सरकार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे हैं? जब प्रधानमंत्री अगर बिहार के साथ ईमानदारी से खड़ा है तो फिर जरूर आरक्षण पर बात करेंगे। जब बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जब प्रधानमंत्री के हाथों में है, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार की कोई राज्य से इस एरिया नहीं है, लेकिन पीड़ा है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बिहार आकर के एक नया इतिहास रचा है। वो 50 बार बिहार की यात्रा करके बिहार के विकास में अभूतपूर्व योगदान करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के मन में बिहार बसता है और बिहार की जनता उनके प्रेम के लिए आभारी है। जब प्रधानमंत्री की यात्राओं का ये अर्धशतक बिहार जैसे पिछड़े राज्य के तेज ढांचागत विकास के प्रति उनके संकल्प के लिए याद रखा जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में बिहार को 1,65,000 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था। इस पैसे से 4 लेन सड़कों, एक्सप्रेसवे और फिर महासेतुओं का निर्माण करने में बड़ी मदद मिली। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार की 50वीं यात्रा में राज्य को 50,000 करोड़ रुपए की 16 से अधिक विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की सौगात दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार की 300 करोड़ से अधिक की योजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। जब केंद्र सरकार ने बिहार के विकास को गति देने के लिए बड़ी सौगात दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के 20 जिलों में 367 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क और फिर पुल निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR को भी केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है और इसे बिहार के गाँवों का
कायाकल्प करने वाला कदम बताया है। इस परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि 367 करोड़ की राशि को आवंटित किया गया है, जिसमें राज्य सरकार का योगदान 153 करोड़ की है। इनमें कुल 20 जिलों को शामिल किया गया है। वहीं पर ये परियोजनाएं बिहार के ग्रामीण इलाकों को शहर से बेहतर तरीके से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर कृषि से जुड़ी हुई सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान होगी। निर्माण कार्यों के से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे गाँव की बुनियादी संरचना मजबूत होगी और फिर ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा। जिन जिलों को योजना में शामिल किया गया है उसमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और पश्चिमी चंपारण शामिल है। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के बीच 12 साल के रिलेशनशिप मामला अब तुल पकड़ने लगा है। तेज प्रताप यादव के ट्वीट के बाद जहां पर यह मामला प्रकाश में आया तो फिर वहीं पर अब इसका असर अनुष्का यादव के भाई पर भी देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव के बाद अब अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आकाश यादव को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, लेकिन पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। इसकी जानकारी रालोसपा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि आकाश यादव को वर्तमान के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के निर्देश अनुसार पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से 6 सालों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग डिजिटल सुविधा की नई पहल शुरू करने जा रहा है। जब बिहार में चुनाव शुरू होने के साथ ही मतदाता से लेकर के विधानसभा चुनाव तक हर हितधारक को ECI NET डैशबोर्ड मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। चुनाव अधिकारी से लेकर के मतदाता तक के सभी चुनाव संबंधित काम अब एक ही जगह पर हो जाएंगे। जब मतदाताओं को अब किसी भी काम के लिए अलग अलग ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आयोग के इस डैशबोर्ड में सभी ऐप शामिल होंगे। 40 से अधिक ऐप एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे और इन्हें नया लुक मिलेगा जो ज्यादा सुविधाजनक होगा। आयोग के वन स्टॉप प्लेटफॉर्म ECI नेट की शुरुआत बिहार चुनाव से होगी और फिर चुनाव अधिकारी से लेकर के मतदाता, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन सभी को इसकी सुविधा मिलेगी। आयोग के इस ऐप का इस्तेमाल करना सभी के लिए आसान होगा, क्योंकि चुनाव अधिकारी से लेकर के मतदाता तक के सभी चुनावी संबंधित काम अब एक ही जगह पर हो जाएंगे। मतदाताओं को अब अलग अलग ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ ECI नेट के जरिए मतदाता चुनाव से जुड़ी हुई सभी जानकारियां अपने कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन पर आसानी से देख सकेंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के तहत विकास हो रहा है। उन्होंने विपक्ष को चश्मा बदलने की सलाह दी है और कहा कि PM मोदी के आगमन से विकास को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पटना आए हैं। जब PM मोदी के बिहार आगमन को लेकर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पहले से ही गजब का उत्साह था। PM पटना में आज एक रोड शो भी करेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में भी जिन्हें बिहार का विकास नहीं दिखता वे चश्मा बदलवा ले। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। रेलवे बोर्ड ने तुर्की सिलौत के बीच 12 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन और फिर कांजियंडा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग NH से सटे न्यू मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना का सर्वे शुरू हो चुका है और फिर 3 एजेंसियों को तेजी से काम पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नई रेल लाइन और फिर स्टेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मालगाड़ियों की भीड़ को कम करेगा, साथ ही साथ व्यापार और यातायात को गति देगा। 8 साल पहले सोनपुर रेल मंडल ने इस प्रस्ताव को पूर्व मध्य रेल मुख्यालय के जरिए रेलवे बोर्ड को भेजा था। अब मंजूरी मिलने के बाद तुर्की से सिलोत तक रेल लाइन का रास्ता तुर्की स्टेशन से माधोपुर गांव, दिगरा और फिर काजियंडा होते हुए तय होगा। दोस्तों, बिहार वाले भी गजब हैं। सालों से राज्य में यानी कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी उनका मुंह छूटने का नाम नहीं ले रहा है। उनको जैसे पुलिस और फिर कानून का जरा भी खौफ नहीं है। शराब के शौकीन किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगा ही लेते हैं। ऐसे ही कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। आए दिन नए नए तरीके से शराब तस्करी के मामले सामने आते हैं। कभी बुरखे के भीतर तो कभी घोड़े पर शराब पकड़ी जा रही है। बुधवार को बेतिया में घोड़े से शराब जब्त की गई थी, जिसके बाद बेतिया पुलिस ने घोड़े को ही गिरफ्तार कर लिया। अब ताज़ा मामला गोपालगंज का है। यहाँ पर यूपी के तस्कर ने शराब तस्करी की एक ऐसी तकनीक लगाई जिसने भी देखा वह हैरान हो गया। यहाँ पर गोपालगंज उत्पाद पुलिस ने शराब तस्करी के इस नए तरीके का भी भंडाफोड़ कर डाला। दरअसल उत्पाद विभाग की
टीम यूपी से आने वाले हर छोटे बड़े वाहनों की तलाशी ले रही थी। इसी दौरान एक अधेड़ उम्र का शख्स बाइक से घरेलू गैस सिलेंडर लेकर के कुचायकोट थाना क्षेत्र में जा रहा था। जब उसकी बाइक की तलाशी ली गई तो फिर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। घरेलू गैस सिलेंडर की जांच करने पर पुलिस को शक हुआ। जब सिलेंडर को उल्टा किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि एलपीजी सिलेंडर के भीतर भी शराब रखी जा सकती है। यह सिलेंडर में बियर की 22 कैन, अंग्रेजी शराब की 22 सील पैक बोतलें मिली है। उत्पाद विभाग ने बाइक सवार के पास से 11 लीटर बियर और 39 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग ने शराब तस्कर पर यह कार्रवाई कुचायकोट के मेरुआ पुलिस के पास की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सासाराम दौरे से पहले शिवसागर प्रखंड के पखनारी गांव में खास तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है, जहां ये गांव मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय का है, यानी कि मुसलमानों का है। लेकिन यहां की महिलाएं अपने हाथों से रंगोली बना करके पीएम मोदी के स्वागत को लेकर के गौरव और फिर उत्साह जता रही है। गाँव की महिलाओं ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सलाम करते हुए रंगोली में ऑपरेशन सिंदूर लिखने के साथ साथ कमल का फूल और तिरंगा भी सजाया है। ये रंगोली एक प्रतीक है राष्ट्र के प्रति सम्मान, एकजुटता और दहशतगर्द के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के समर्थन का। स्थानीय मुस्लिम महिलाएं जैसे कि नशीरीना परवीन और फिर मुस्कान फातिमा कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने दहशतगर्द के खिलाफ जिस साहसिक और फिर निर्णायक कदम को अंजाम दिया, उससे न केवल भारत की सुरक्षा सशक्त हुई है बल्कि समाज के हर वर्ग में एक सुरक्षा और गर्व की भावना जागृत हुई है। उन्होंने कहा है कि हम अल्पसंख्यक महिलाएं भी देश की सुरक्षा और फिर विकास में प्रधानमंत्री के साथ हैं और उनका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। दोस्तों, बिहार में पिछले 2 सप्ताह से पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिले में मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है। नमी युक्त पूर्वा हवाओं, बादलों की छाया और रुक रुक करके हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और वातावरण को ठंडक दी है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 4 मिलीमीटर बारिश भी हुई है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली है। इस तरह से बिहार में अगले 2 दिनों में मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पहल पर माई बहन मान योजना बिहार में लागू करने की घोषणा की गई है। बिहार के हर जरूरतमंद महिला को सम्मान राशि 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश ने कहा कि माई बहन मान सम्मान योजना को महिला सशक्तिकरण की एक नींव के रूप में कांग्रेस पार्टी ने रखी है, ताकि महिलाओं का हो रहे शोषण तथा अत्याचार पर लगाम लग सके। चंदन यादव ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वे निभाती है। आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के लिए किए गए कार्य पर कहा है कि कर्नाटक में महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपये सीधे खाते में दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में कांग्रेस ने महिलाओं से जो वादा किया वह पूरा किया है, लेकिन केंद्र की सरकार ने सिर्फ जुमले पर करके महिलाओं को ठगने का काम किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। जी हाँ, इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया है। मोदी जी बिहार में श्रमिक ट्रेनों की घोषणा करते हैं और फिर गुजरात में फैक्ट्रियों की। प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कोई भी निर्णय लेने की नहीं है। 2-4 उगाही मंत्री और भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं, इसलिए अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। जी हाँ, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सिवान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 20 मई को सिवान जिले की सिताब दियारा से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य जेपी के संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के अधूरे सपने को पूरा करना है। इसलिए इस यात्रा की शुरुआत जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से की गई है। उन्होंने कहा कि जेपी के आंदोलन के बाद देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन बिहार की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आया। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जनसुराज नीतीश कुमार सरकार की वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव का हस्ताक्षर है। अभियान चला रहे हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के सरकार द्वारा किए गए 3 वादों पर जनता से सवाल कर रहे हैं। वहीं पर पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के प्रशांत किशोर ने हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया है। मोदी जी बिहार में मजदूरों के लिए ट्रेनों की घोषणा करते हैं और गुजरात में फैक्ट्रियां। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस साल बिहार में चुनाव है, इसलिए वे आ रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वे बिहार की गरीब जनता के पैसे से अपना प्रचार ना करें। उन्होंने पीएम से पूछा है कि गुजरात
गुजरात को गिफ्ट सिटी, सोलर प्लांट, बुलेट ट्रेन और बिहार को श्रमिक ट्रेन दी जाती है। ऐसा भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगेगी तब तक हमारे युवा इन ट्रेनों में बैठ करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने को मजबूर है। वे बताएं कि बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेगी, जब बंद पड़ी चीनी मिलें कब चालू होगी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मीडिया के जरिए पीएम मोदी से सवाल किया है कि मोदी जी ने 2015 में आरा की रैली में बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। उनकी घोषणा को 10 साल हो गए। मोदी जी बताएं कि उन्होंने राशि भेजी या नहीं, और अगर राशि भेजी तो फिर वे बताएं कि बिहार में उनकी और फिर जदयू की सरकार ने उस राशि को लूट लिया। उन्होंने कहा कि जनसुराज और प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि बिहार को अब सिर्फ ट्रेन की जरूरत नहीं है, बिहार को अब बेहतर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की जरूरत है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कोई भी निर्णय लेने की नहीं है। 2-4 उगाही मंत्री और भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं, इसलिए अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ते अपराध और हर दिन सड़कों पर हो रही गोलीबारी को लेकर के सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार है। नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सरकार का नेतृत्व कर सके। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे कोई निर्णय ले सके। यह सरकार को उनके मंत्रिमंडल के 2-4 उगाही करने वाले मंत्री और उनके कुछ भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं, जिसकी जनता के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं है, जिसके कारण बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। हाल के दिनों में कोविड-19 संक्रमण के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर में अब तक 1200 से अधिक नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 12 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट धीरे धीरे देश के कई राज्यों में फैल रहा है, जिससे स्वास्थ्य एजेंसियां और प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार कोरोना की गतिविधियां धीमी पड़ गई थी, उससे लोगों को राहत का एहसास था, लेकिन अब वायरस के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंताओं को बढ़ा दिया है। देश के कई हिस्सों, खास करके केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और हरियाणा में नए केस सामने आ रहे हैं। जहाँ केरल में अब तक 400 से अधिक लोग इस नए लहर की चपेट में आ चुके हैं, जिससे वे एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। वहीं पर हरियाणा और बिहार की स्थिति भी गंभीर बनती जा रही है। जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने हाल ही में बयान जारी करके जनता और स्वास्थ्य कर्मियों से सतर्क और फिर सक्रिय रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। राज्य में अब तक कुल 16 नए केस सामने आए हैं। वहीं पर बिहार के बारे में बात किया जाए तो बिहार की राजधानी पटना में भी कोरोना के 10 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिससे यहाँ भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि मरीजों की हालात फिलहाल स्थिर है और फिर सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी सरकारी और फिर निजी अस्पतालों को अलर्ट रहने और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं और फिर आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा टेस्टिंग और फिर ट्रैकिंग की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है ताकि समय रहते संक्रमितों की पहचान की जा सके। दोस्तों, जिला परिषद सदस्य सह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव नाजिम अहमद ने किशनगंज जिले में मनरेगा और आंगनबाड़ी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इन योजनाओं में हो रहे कथित अनियमितताओं और फिर धांधलियों को लेकर के जिला प्रशासन और फिर राज्य सरकार से तत्काल जांच की मांग की है। जी हाँ, जिला परिषद सदस्य नाजिम अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनरेगा योजना के तहत हो रहे कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 लाख रुपए की स्वीकृति योजनाओं में व्याप्त में केवल हजारों रुपए का काम हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि किशनगंज जिले में मनरेगा के तहत 400 से 500 करोड़ रुपए के फंड में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बहादुरगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि पीओ पर भी पैसे लेने का आरोप लगाया है। नाजिम अहमद ने कहा है कि इस तरह की अनियमितताएं गरीबों के हक को छीन रही है और विकास कार्यों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने गरीबों के लिए आवंटित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। नाजिम अहमद के अनुसार किशनगंज जिले में गरीबों को मिलने वाले चावल और गेहूं जैसे अनाज को डीलर हड़प रहे हैं, जिससे जरूरतमंद परिवारों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है ताकि गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। वहीं पर दूसरी ओर जिला परिषद सदस्य अहमद हुसैन ने आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर के गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटित फंड का दुरुपयोग हो रहा है। अहमद हुसैन ने आरोप लगाया है कि इन केंद्रों में गोरख धंधा चल रहा है, जहां बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के लिए मिलने वाले संसाधनों का बंदरबाट किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र
ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और फिर गर्भवती महिलाओं के पोषण और शिक्षा की रीढ़ है, जहां दोनों नेता ने एक स्वर में मांग की है कि जिला प्रशासन और फिर संबंधित विभाग इन आरोपों की निष्पक्ष और गहन जांच करे। जहां जिला परिषद नाजिम अहमद ने कठोर कार्रवाई की मांग की है। जांच करने के बाद उन्होंने जोर देकर के कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला परिषद सदस्य नाजिम अहमद ने यह भी कहा कि जब तक इस तरह की अनियमितताएं सामने आती रहेगी तब तक गरीबों और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर चर्चाओं को जन्म दे दिया है और लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। जब सभी की नजरें प्रशासन पर टिकी है कि इन आरोपों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या गरीबों के हक को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे।